जैसे होता है सब लोग भी वैसे ही। स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर नंबर 12। लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 आधा सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर। चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर कल्पेश who is born and brought up in India and an Indian citizen। born and brought up बोला मतलब वो इंडिया में ही रहता है, इंडिया में ही पैदा हुआ, इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं, और इंडियन सिटीजन भी है। went for further studies to USA on 1 March 2017। देखो इधर क्या लिखा है, वो 1 मार्च 2017 को अपने लाइफ में पहली बार इंडिया के बाहर गया। मार्च 2017 मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 16-17। तो 16-17 में लेफ्ट इंडिया पहली बार, बराबर, इंडिया छोड़ के जा चुके हैं 1 मार्च। एंड केम बैक टू इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2019। वापस इंडिया में कब आया? अक्टूबर 2019। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? 1920। फाइनेंशियल ईयर देखने का, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? 1920 में वो वापस इंडिया आया। ओके, तो 1 मार्च को छोड़ के गया, वापस कब आया? 1 अक्टूबर। यानी 16-17 में वो इंडिया छोड़ के गया, 1920 में वो इंडिया आया। तो बीच में ये 2 साल वो कहाँ था? ये 2 साल कंप्लीट किधर था वो? वैसे बराबर इंडिया में था ही, ठीक है। अभी हमको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ सम किया, ठीक है, हमने ये बना दिया ईयर month, number of days, बराबर। अच्छा, मंथ में प्रीवियस ईयर का फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया कब आया? 1 अक्टूबर 2019। ऐसे तो प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019, बट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीना वो इंडिया था ही। अक्टूबर से इंडिया आया तो अक्टूबर 2019, बराबर। तो कितने दिन था वो इंडिया में? पूरा मंथ था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर भी पूरा मंथ इंडिया में था, दिसंबर भी पूरा मंथ, जनवरी भी पूरा मंथ, फरवरी भी पूरा मंथ, बट फरवरी याद रखना लीप ईयर था, मैंने बताया 2020, और मार्च 31। तो मिस्टर कल्पेश प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन था? 183 डेज। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का कंडीशन 1 क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज रहता है या उससे ज़्यादा, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। तो ये 183 डेज था ना, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, रेसिडेंट है वो। अब रेसिडेंट है, बराबर। तो अब आगे क्या चेक करेंगे? अगर रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? ये टेबल।
एक 3 कॉलम रहेगा, ईयर, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो कभी भी आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये चेक करना हो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के कंडीशन चेक करने होते हैं। और सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का कंडीशन चेक करने के लिए आप ये टेबल बनाओ। ये टेबल बनाओगे तो आप दोनों कंडीशन चेक कर सकते हो, 2 कंडीशन है उसमें, दोनों चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया कैसे बनाना है। पहले ईयर लिखो, कौन सा ईयर लिखो, प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल लिखो। प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग 10 इयर्स लिखना है आपको, पीछे के 10 साल। ये 10 साल लिखती है। अब हर एक ईयर में वो कितने दिन इंडिया में था वो लिखो, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। अब 18-19 में वो कितने दिन इंडिया में था, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो वो लोग डेज कैलकुलेट करके देते हैं डायरेक्ट, या फिर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ये सब में इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अब देखो 1819 में वो इंडिया में था क्या, नहीं, इधर देखो 1819 में किधर था वो, यूएसए, पूरे साल, द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 1819 ही वाज इन अमेरिका, ओके। तो इंडिया में था ही 0 डेज। फिर कौन सा ईयर, 1718 में इंडिया में था क्या, हाँ, नहीं, 1718 में भी वो किधर था, यूएसए में था, पूरे साल यूएसए में था, इंडिया में आया ही नहीं, तो ये साल भी 0 डेज। 1617 में लेफ्ट इंडिया ऑन 1 मार्च, 1 मार्च को इंडिया छोड़ के गया वो, मतलब 1 मार्च तक तो वो इंडिया में था ना, 1 मार्च को छोड़ के गया, 1 मार्च तक तो था ना, ठीक है। अब देखो ऐसे तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं, बराबर, ठीक है। अब 1617 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 11 महीना तो वो पूरा इंडिया में था, और मार्च का एक दिन भी वो इंडिया में था। खाली वो मार्च के 30 डेज, देखो मार्च में 31 डेज होते हैं, 1 तारीख को वो छोड़ के गया। अच्छा, 1 तारीख को जब वो छोड़ के गया तो कितने बजे छोड़ के गया 1 मार्च को, वो टाइम दिया है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या मानेंगे कि 1 मार्च को भी वो इंडिया में ही था, ऐसा एज्यूम करेंगे। मैंने पहले भी आपको सिखाया कि जिस दिन को वो इंडिया छोड़ के जाता है, एज्यूम करो दैट डे ही इज इन इंडिया। सही है कि नहीं? तो 1 मार्च को वो इंडिया में ही था, ऐसा मानेंगे। तो अप्रैल से फेब तक तो पूरे महीने इंडिया में था। मार्च में 31 डेज होते हैं, तो 31 में से 1 मार्च इंडिया में मानेंगे, और बाकी का 30 डेज जो बचा, 31 में से एक दिन इंडिया में मानेंगे, बाकी 30 डेज वो इंडिया में नहीं था। तो टोटल साल में 365 दिन होते हैं। तो वो कितने दिन इंडिया में नहीं था, पूरे साल इंडिया में था, खाली मार्च का 30 डेज इंडिया में नहीं था, तो वो इधर से माइनस कर दो ना डायरेक्ट, तो कितना आंसर आएगा, 335 डेज, है ना। तो 1617 में वो इंडिया में कितने दिन था, 335 डेज। फिर 1516 में इंडिया में था क्या वो, हाँ, पूरे साल इंडिया में था। 1617 में ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम,
वो अपने लाइफ में पहली बार इंडिया के बाहर गया था 1 मार्च 2017 को। 1 मार्च 2017 के पहले वो कभी इंडिया के बाहर नहीं गया। लिखा है ना, he was born and brought up in India and an Indian citizen, went for further studies to USA on 1 March 2017। तो अपने लाइफ में पहली बार वो 1 मार्च 2017 को इंडिया के बाहर गया, उसके पहले वो कभी इंडिया के बाहर नहीं गया। समझेंगे? तो 1 मार्च के पहले वो इंडिया में ही था, तो 15-16 में वो पूरा साल इंडिया में था। ये तो पूरे साल इंडिया में था ना। तो अब देख लो एक बार, अगर पूरे साल इंडिया में रहता है तो देख लो कि ये लीप ईयर है कि नहीं। मैंने बताया ना लीप ईयर चेक कैसे करने का, ये साइड का ईयर देखने का, ये साइड का नहीं, ये साइड का ईयर देखो, 4 से डिवाइड करो, होता है क्या डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। तो 366 डेज इंडिया में। 14-15 में भी वो पूरे साल इंडिया में था, 365, ये सब 365। 11-12 में भी पूरे साल इंडिया में था, बट ये लीप ईयर है। नंबर ऑफ डेज बन गया। अभी पता करो कि वो रेसिडेंट है या नहीं, कंडीशन 1 चेक करो। अब ये 0-0 डेज है, जिधर 0-0 डेज होगा तो डायरेक्ट लिखो नॉन रेसिडेंट। days, condition 1 satisfied, 182 days in India, resident। 15-16 में 366 days, condition 1 satisfied, 182 days से ज्यादा है, सब में रेसिडेंट। चलो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का भी ये टेबल बन गया ना। आप 2 कंडीशन चेक करो। पहला कंडीशन क्या कहता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 का, कि ये 10 में से मिनिमम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 साल रेसिडेंट है। 10 में से 8 साल रेसिडेंट है, मतलब कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। अब कंडीशन 2 चेक करो, ये 7 साल था, ये 7 साल का नंबर ऑफ डेज चेक करो, कितने नंबर ऑफ डेज वो इंडिया में था, टोटल करो ना। कर लेते हैं टोटल, आज कैलकुलेटर है। 335 प्लस 1796 डेज होता है। ये 7 साल का टोटल 1796 डेज होता है। कंडीशन में क्या लिखा है, 730 डेज हो गया या उससे ज्यादा, कंडीशन 2 ऑल्सो सेटिस्फाइड, तो 730 डेज से ज्यादा वो इंडिया में, तो सेकंड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड। दोनों सही है कि तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 सेटिस्फाइड, बराबर। तो वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है। कुछ लोगों ने मेरे को क्वेरीज भी पूछी कि सर आंसर कैसे लिखना है, वो नेक्स्ट में अच्छे से पूरा वापस समझा देता हूँ एक बार और, कि आंसर आपको इसका कैसे लिखना है। ठीक है, अभी ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो कैसे लिखेंगे, आपने रेसिडेंट तक का आंसर लिख दिया होगा, ही इज देयरफॉर रेसिडेंट। अब उसके आगे लिखने का, he shall be ordinary resident if he satisfies following conditions। दो कंडीशन है ना, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के 2 कंडीशन है, तो वो दोनों कंडीशन लिखो। ओके,
दोनों कंडीशंस लिखने, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कंडीशंस लिखने हैं, एग्जाम में भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये कंडीशन पार्ट ऑफ द आंसर है, तो दोनों कंडीशन जैसा लिखा था वैसा लिखो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये जो दो कंडीशन आपने लिखे ना, इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है, ओन वर्ड्स में भी लिखेंगे तो चलेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, बस ये बताना है कि ये दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 10 में से 8 साल रेसिडेंट है, और सेकंड कंडीशन 730 डेज से ज़्यादा इंडिया में है। बस यही बात आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो भी चलेगा, और मैं ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। He is satisfying both the conditions given above, as he is resident in 8 years out of 10 years, and he was in India in 7 years preceding the previous year for 730 days or more. और आगे ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ लिखना है he is therefore ordinary resident, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, फाइनल आंसर। मिस्टर कल्पेश is resident and ordinary resident for the assessment year 2020 ओके। तो ये सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर टॉम, अ सिटीजन ऑफ यूएसए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, ये देख लो, ये कर लेना। First February 2017 it was transferred
joins his original Messrs. James Cook and Company. And since then, he is in determining the residential status of Mr. Tom for assessment year 2020-21. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी सा है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अभी एक बार रीड कर लेते हैं। सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये पूरा आंसर बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। ठीक है, मिस्टर टॉम, अ सिटीजन ऑफ यूएसए। ये देखो ये कहाँ का सिटीजन है? यूएसए का, अमेरिका का सिटीजन, अमेरिका, इंडिया का नहीं है। मतलब एक्सेप्शन 1 में भी नहीं आएगा, एक्सेप्शन 2 में भी नहीं आएगा, दोनों एक्सेप्शन फेल हो गया। दोनों एक्सेप्शन फेल हो गया मतलब सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे, इसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है। एक्सेप्शन का फायदा क्या होता है? अगर कोई पर्सन एक्सेप्शन में आता है तो उसको सेकंड वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, बराबर। अब ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, ना फर्स्ट वाले एक्सेप्शन में आ रहा है ना सेकंड। क्यों नहीं आ रहा है? सिटीजन ऑफ यूएसए, अमेरिकन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, इंडियन सिटीजन भी नहीं है, तो ना एक्सेप्शन 1 में आ सकेगा ना एक्सेप्शन 2 में आ सकेगा, पहला ही लाइन में फेल हो जाएगा। तो इसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा। अगर फर्स्ट फेल हो गया तो सेकंड चेक करेंगे। ठीक है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, अपने लाइफ में पहली बार इंडिया आया। ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर ऑफ जेम्स कुक एंड कंपनी। ठीक है, कभी आया इंडिया? वो नौकरी करने के लिए आया। ठीक है, कौन सी कंपनी में? जेम्स कुक एंड कंपनी। कब आया? 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा? 2016-17। मतलब 2016-17 में केम टू इंडिया, पहली बार इंडिया आया। इसके पहले वो कभी इंडिया नहीं आया। ऑन 1 फरवरी 2017, सेम फाइनेंशियल ईयर में 16-17 में 1 फेब को ही वॉज ट्रांसफर्ड टू मलेशिया। वो मलेशिया चला गया 1 फेब को छोड़ के, बराबर। ही वॉज ट्रांसफर्ड टू मलेशिया फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए वो मलेशिया में रहा। ठीक है, he comes back to India on 2nd February 2020 and joins his original Messrs. James Cook and Company as a manager, and since then he is in India. ठीक है, तो 1 फेब को, ये इधर 1 फेब 2017 को, यानी सेम ईयर 16-17 में वो वापस इंडिया छोड़ के चला गया। किधर गया वो? मलेशिया ट्रांसफर हो गया 3 साल। He comes back to India on 2nd Feb 2020। फेब 2020 में वापस इंडिया आया। ये कौन सा साल चल रहा था जब आया? 1920, यानी अपना प्रीवियस ईयर। 1920 अपना प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में ये इंडिया आया 1 फेब को, एंड जॉइंस
Second fact, joins his original Mrs. James Cook and Company as a manager and since then he is in India. उसके बाद से इंडिया में ही है, ठीक है. Determine residential status of Mr. Tom for assessment year 2020-21, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये चेक करना है. रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट चेक करने के लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 इसका कंडीशन देखेंगे, ठीक है. चलो चेक करते हैं. कंडीशन 1 चेक करना है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. चलो फर्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए 2 कॉलम बनाना है. मंथ, नंबर ऑफ डेज, मंथ देखते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर खाली प्रीवियस ईयर का ही निकालना है, 1 साल का ही देखना है कि 1 साल में प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में कितने दिन थे. ऐसे तो प्रीवियस ईयर 1920 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होता है, बट वो इंडिया में कब आया, 2 Feb 2020 को इंडिया है. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक वो इंडिया में था ही नहीं. वो फेब में इंडिया है, फरवरी. कौन से फेब को आया, 2nd, 1st फेब को नहीं था. अब ये फरवरी 2020 लीप ईयर था, 2020 का फरवरी लीप ईयर था. 2020 को कैसे भूल सकते हो, है कि हमारी जिंदगी बदल गई, ठीक है. कितने दिन है, 29 डेज, ठीक है. टोटल फरवरी में 29 डेज थे. 2nd फेब से इंडिया में, 1st फेब को इंडिया में नहीं था. तो फरवरी मंथ में खाली 1 दिन इंडिया में नहीं था, 1st फेब. तो वो माइनस कर दो ना, 29 में से जो दिन इंडिया में नहीं था माइनस कर दो, कितना होगा, 28 डेज. तो फरवरी 2020 में इंडिया में कितने दिन था, वो 28 डेज. और मार्च 31 डेज, खत्म. मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में वो इंडिया में खाली 2 महीना था, फरवरी और मार्च. टोटल 59 डेज होता है. कंडीशन 1 फेल हो गया ना, फेल. कंडीशन 1 क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, नहीं है, बराबर, फेल हो. तो क्या चेक करेंगे, कंडीशन 2 चेक करेंगे. चलो देखते हैं कंडीशन 2. कंडीशन 2 2 पार्ट में. पार्ट ए में प्रीवियस ईयर का स्टे देखना है और पार्ट बी में इसके पीछे के 4 साल का. अच्छा, कितना दिन होना चाहिए, ये 59 डेज था. और कंडीशन 2A का मिनिमम कितना है, 60 डेज होना चाहिए. तो 2A सेटिस्फाई होता है. ये कितने दिन है, 59 डेज. तो कंडीशन 2A भी फेल हो गया. सेकेंड कंडीशन का A पार्ट भी फेल हो गया, तो B पार्ट चेक करने का जरूरत नहीं है. क्यों, सेकेंड कंडीशन का A पार्ट और B पार्ट दोनों फुलफिल होता है, तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड माना जाता है. A और B पार्ट में से अगर कोई एक पार्ट भी फेल हो जाए तो वो कंडीशन फेल माना जाएगा, सेकेंड वाला. तो A पार्ट फेल हो गया ना, तो B पार्ट चेक करने का जरूरत ही नहीं. हम लोग बोलेंगे सेकेंड कंडीशन ऑल्सो फेल. पहला कंडीशन भी फेल, दूसरा कंडीशन भी फेल. अगर दोनों कंडीशन फेल हो जाए तो आंसर क्या है, नॉन रेसिडेंट. तो मिस्टर टॉम इज नॉन रेसिडेंट, ये हमारा आंसर है. वी स्टॉप हियर. इसका आंसर मैं, इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिखा के दूंगा बोर्ड पे, ठीक है. ओके, बाय.